किसानों ने दिल्ली का क्या हाल कर डाला है। दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। किसान हर साल पराली जलाने से बाज क्यों नहीं आते? इनको कोई रोकता क्यों नहीं है? पराली जलाने की सख्त सजा होनी चाहिए। पराली का धुआं कब तक पीते रहेंगे हम? सरकारें किसानों को सिर पर क्यों बिठा कर रखती हैं? 2-4 को अंदर करो तभी होश में आएंगे ये किसान। नमस्कार, किसान तक की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। अक्टूबर नवंबर आते ही दिल्ली में सर्दी का आगाज होने लगता है। हमेशा की तरह तापमान में गिरावट महसूस होने लगती है, लेकिन कुछ सालों से देखा गया है कि तापमान तो गिरता है, लेकिन दिल्ली वालों का पारा चढ़ता ही जाता है। कारण पराली। दिल्ली की पराली की समस्या वाकई इतनी बड़ी है या दिल्ली वाले कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं? इस सवाल के जवाब में किसान तक लेकर आया है विशेष प्रस्तुति, पराली का धुआं या दिल्ली का हवा। 3 एपिसोड में हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। पहला एपिसोड, पराली को जड़ से जानिए। दूसरा एपिसोड, ग्रीन रेवोल्यूशन का साइड इफेक्ट। तीसरा एपिसोड, पॉल्यूशन, दिल्ली की अपनी खेती। पराली यानी फसल काटने के बाद खेत में बचा हुआ प्लांट वेस्ट। पर प्रश्न उठता है कि दूर पंजाब और हरियाणा के खेतों के वेस्ट से दिल्ली का क्या लेना देना? पराली को लेके दिल्ली वाले किसान को क्यों कोसते रहते हैं? दरअसल जब उत्तर भारत में 15 अक्टूबर के करीब मौसम बदलने लगता है, मॉनसून के बाद सर्दी पड़ने लगती है, तकरीबन इन्हीं 3-4 हफ्तों में देश में खेती का सीजन भी बदल रहा होता है। खरीफ से रबी, गर्मी में बोई हुई धान की फसल यानी खरीफ की फसल काटकर किसान गेहूं यानी रबी की फसल बोने की तैयारी में रहते हैं। दिल्ली की पराली से होने वाली परेशानी की कहानी भी इन्हीं 3-4 हफ्तों की। इसी समय किसान पराली जलाते हैं, पराली का धुआं दिल्ली में जम जाता है और सही मायनों में दिल्ली वालों की नाक में दम कर देता है। दिल्ली वाकई गैस चैम्बर बन जाती है। इस सच को नकारा नहीं जा सकता। ये पराली जलाने की वजह से ही होता है, ये भी सच है। किसान ही पराली जलाते हैं, ये भी सच है। लेकिन दिल्ली वाले किसानों पर जितना गुस्सा करते हैं, उतना ही गुस्सा किसान भी दिल्ली वालों पर करते हैं। किसान को जो समस्या के रूप में दिखाया जा रहा है ना, इसके पीछे देखने की जरूरत है वे कौन सी ताकतें हैं। देश की ताकतें हैं, विदेश की ताकतें हैं। किसान समस्या नहीं है, किसान तो समाधान है। जब से कंबाइन चली है तब से उसमें जो है नीचे जो पराली रहती है उसका क्या करे किसान? कल को आप ये भी कहेंगे कि किसान के यहाँ तो रोटी बन रही है चूल्हे पे। किसान अगर किसी वजह से मजबूरी में जल्दी अपनी अगली खेती को तैयार करने के लिए पराली में जा रहा है, जला रहा है, उसने अगर घंटे भर के लिए धुआं दे दिया मान लिया, तो वो पूरे साल जो है हरियाली भी दे रहा है पूरी दुनिया को, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ यमुना देखिए, कहीं कहीं जरा सा भी मिल जाए, आप दिल्ली में जाइए ना, देखिए यमुना का क्या हाल कर रखा है। और ना इसी पे ध्यान है कि जो पूरा सिस्टम जो प्रदूषण फैला रहा है इस देश में, चाहे वो गाड़ियाँ या फैक्ट्रियाँ हैं, उस पर कहीं ध्यान नहीं है। वो सारों ने मिलकर किसान के पीछे लग गए। कोई गरीब आदमी है जिसके पास थोड़ी ज़मीन है, उसके पास साधन नहीं है, उसकी मजबूरी है उसको जलाना। अगर वो पराली नहीं जलाएगा, वो सिस्टम को जलाएगा, वो दिल्ली को जलाएगा, लखनऊ को जलाएगा, सचिवालय को जलाएगा। ये सरकार की पॉलिसी जो है वो सारी खराब है। किसान भले ही अपनी जगह सही हो, दिल्ली वालों के नजरिए से देखें तो किसानों पर गुस्सा जायज है। समझ में आता है कि वो किसान को क्यों कोसते हैं। तो क्या किसान ही दिल्ली के इस प्रदूषण इमरजेंसी का विलेन है? किसान पराली क्यों जलाते हैं? पराली जलाना क्यों नहीं रोक पाते हैं? पराली जलाना कभी बंद भी होगा? और पराली जलाना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? दिल्ली में प्रदूषण खत्म हो जाएगा क्या? इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें इस मुद्दे को जड़ से समझना होगा। इस स्पेशल रिपोर्ट को देखने के बाद हम आशा करते हैं कि धुंध छट जाएगी, पराली की भी और नजरिए की भी, और इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जब बात किसान और खेती की हो रही है तो जड़ से ही शुरुआत होनी चाहिए, और किसी भी मुद्दे के जड़ होते हैं फैक्ट्स यानी तथ्य। और तथ्यों की इस बुनियाद पर आगे का विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं तथ्य नंबर 1। देश में पराली दशकों से जलती आ रही है।
तथ्य नंबर 2, लेकिन दिल्ली की जुबान पर पराली शब्द 2016 के बाद से ही आया है, यानी हाल ही में कुछ तो बदला है, जिसकी वजह से पराली इतनी बड़ी समस्या बन गई है। तथ्य नंबर 3, दिल्ली के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है गाड़ियां, जो 28% पॉल्यूशन फैलाती हैं, उद्योग जो 30% पॉल्यूशन फैलाते हैं, धूल जो 17% पॉल्यूशन फैलाती है, पराली जो महज 4% पॉल्यूशन फैलाती है, अन्य जिनसे 21% पॉल्यूशन फैलता है। तथ्य नंबर 4, दिल्ली में साल 2000 में 34 लाख गाड़ियां थी, जो 2020 में बढ़कर 1,18,00,000 तक पहुंच गई, यानी दिल्ली में 2 दशक के अंदर गाड़ियों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, 2001 में दिल्ली की जनसंख्या 1,38,00,000 थी, 2020 में दिल्ली की यही जनसंख्या बढ़कर 2,03,00,000 पहुंच गई। अब तथ्य नंबर 3 और 4 को देखें तो सामने आता है तथ्य नंबर 5, हाई पॉल्यूशन दिल्ली की घर की खेती है, क्योंकि दिल्ली की गाड़ियां, दिल्ली की आबादी, दिल्ली के कारखाने, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन, सब कुछ दिल्ली के अपने हैं। तथ्य नंबर 6, दिल्ली के प्रदूषण उत्पाद में कुछ ऊंच नीच नहीं होता, हर रोज उतना ही प्रदूषण उत्पन्न होता है, लेकिन AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी कम कभी ज्यादा होता है। इसके पीछे के 2 कारण हैं, हवा में नमी और दूसरा हवा का रुख। तथ्य नंबर 7, गर्मियों में वातावरण में नमी कम होने की वजह से हवा हल्की होती है और पॉल्यूटेंट्स हवा के साथ बह जाते हैं। सर्दियों में नमी की वजह से हवा और भारी हो जाती है, जिससे पॉल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं। नतीजा ये कि हवा और भारी हो जाती है। लेकिन ये बात दोबारा जान लेने लायक है कि किसी दिन दिल्ली में AQI कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन पॉल्यूशन का उत्पाद कम रहा। कम AQI का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मौसम मेहरबान रहा। तथ्य नंबर 8, सर्दियों में हवा वैसे भी भारी होती है, ऊपर से दिल्ली के हैवी पॉल्यूशन की वजह से और भी ज्यादा भारी हो जाती है, जिसकी वजह से आसमान में एक अदृश्य दीवार सी बन जाती है। अब जब पंजाब और हरियाणा की पराली का धुआं दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली की आसमानी दीवार उसको यहीं रोक देती है। इस वजह से दिल्ली की बेहद खराब हवा और भी खराब हो जाती है। इस वजह से पराली तो आमतौर पर दिल्ली के प्रदूषण में सिर्फ 4% की भागीदार है। अक्टूबर नवंबर में किसी किसी दिन 30% तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि इसी समय पराली सबसे ज्यादा जलती भी है। तथ्य नंबर 9, 1995 में हुई कंबाइन मशीन की एंट्री। अब अपनी स्क्रीन पर आप जो मशीन देख रहे हैं, इसे कंबाइन मशीन कहते हैं। ये खेतों से फसल तो काट लेती है, लेकिन पराली को खेत में ही छोड़ देती है। तथ्य नंबर 10, अब ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसे हैप्पी सीडर और सुपर सीडर मशीन कहते हैं। कंबाइन आने के 25 साल बाद, यानी पिछले कुछ सालों से ही ये मशीनें चलन में आई हैं, जो बीज बोते बोते पराली को भी टुकड़े टुकड़े कर खेतों में मिला देती है। ये 10 तथ्य आप याद रखिएगा। पराली का मुद्दा समझने के लिए इन तथ्यों को समझना जरूरी है। दरअसल पराली प्रदूषण का मुद्दा ही नहीं है, ये कहना गलत होगा। पराली जलाना बंद हो जाए तो दिल्ली की हवा उतनी जहरीली नहीं होगी जितनी अक्टूबर नवंबर के कुछ दिनों में रहती है। तो आगे हमारा जो भी शोध होगा उसमें हम ये देखेंगे कि इन 40 दिनों में पराली इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों आखिर 1000 कोशिशों के बाद भी किसान पराली जलाना नहीं छोड़ रहे, पराली प्रॉब्लम क्यों बनी। पहले पराली क्या है ये समझ लेते हैं। दरअसल खेत में तैयार धान की फसल में से धान को काटने के बाद जो कुछ भी बचता है वो पराली होती है। अब ये पराली समस्या क्यों बनी ये भी समझ लेते हैं। पहले के समय में, यानी मशीन आने से पहले, फसल को हाथ से काटा करते थे। किसान जड़ से 4 इंच ऊपर से दरांती से फसल को काट लिया करते थे। उनका बोझा यानी बंडल बनाते थे और खेत से खलिहान में ले जाकर पीटते थे। इस प्रक्रिया में धान अलग हो जाता था और पराली अलग। ये धान किसानों के घर और मंडी चला जाता था और पराली पशुओं का चारा बन जाता था। इसके बाद जब किसान दूसरी फसल बोने के लिए हल चलाता था या ट्रैक्टर चलाता था तो खेत में बचा पौधे का जड़ मिट्टी में घुल मिलकर खाद बन जाता था। अब यहाँ पर गौर करने की 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि इस दौरान किसानों का खेत खाली रहता था, और दूसरी बात यह कि पहले किसान को धान काटने और गेहूं की बुआई करने में करीब 1.5 से 2 महीने का समय मिल जाता था, जिस दौरान वो अगली फसल के लिए अपने खेत को आसानी से तैयार कर लेते थे। हम अगर इसकी हाथ से कटाई करते हैं तो ये हाथ से जो कटाई करते हैं तो हमारी जड़ से हो जाती है, और मशीन वगैरह से हम कटवाते हैं
तो कम से कम 1 फुट के करीब कटवानी पड़ती है। और जब इसमें हम गेहूँ वगैरह की जो फसल बोने की तैयारी करते हैं तो उस वक्त जो ट्रैक्टर से जुताई करते हैं वो कामयाब नहीं हो पाती है, गल नहीं पाती, उसमें कट नहीं पाती ढंग से वो, इसलिए उसमें आग लगानी हमारी मजबूरी है। और जो हाथ से कटाई करके इसको इकट्ठा किया जाता है, उसका जो चारा निकलता है वो हमारे पशुओं के काम आता है। दरअसल 1995 से पहले फसल काटने का यही तरीका था। 96 में किसानों और मजदूरों की जगह कंबाइन मशीनों ने ये काम ले लिया। अब धान के इस खेत को देख लीजिए, फसल कटने के लिए तैयार खड़ा है। अब दूसरी तस्वीर में फसल को कटते हुए देखिए। ये कंबाइन मशीन ऊपर ही ऊपर से अनाज काट कर स्टोर करती जाती है और अपने पीछे पराली छोड़ती जाती है। कंबाइन मशीनें अपने पीछे धान की जड़ से करीब 1 से 2 फुट ऊपर तक का ही तना छोड़ती हैं। इसमें फसल आसानी से कट जाती है, लेकिन पराली वहीं की वहीं रह जाती है। अब दोनों तरीकों में खेत की स्थिति की तुलना करते हैं। मैनुअल तरीके में खेत पराली और फसल से एक झटके में खाली हो जाता था। कंबाइन मशीनों से खेत में 2 फुट से ज्यादा ऊंची पराली पड़ी रहती है। मशीन से फसल की कटाई का फायदा यह है कि पौधे से अनाज को अलग करने का काम कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है, जिसमें पहले किसानों को कई दिन तक लग जाते थे। औसतन किसान को हाथ से 1 एकड़ फसल काटने और अनाज घर ले जाने में करीब 10 से 12 दिन लगते थे, जबकि मशीन से 1 एकड़ फसल 1 घंटे में ही कट जाती है और अनाज घर पहुंच जाता है। नेगेटिव यह है कि पहले फसल काटने के साथ जो पराली भी खेत से कटकर बाहर आ जाती थी, वो मशीन से कटने के बाद खेत में ही पड़ी रहती है। इससे यह साफ है कि खेत से फसल काटने के किसान के पुराने तरीके का आधा ही मशीनीकरण हुआ है। अगर मशीनें खेत से फसल काटते समय पराली को भी काट कर अलग कर देती और पारंपरिक तरीके की तरह खेत खाली हो जाता, तो पराली जो आज समस्या बनी हुई है वो पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाती। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा 5 दशक पहले, और विश्लेषण के इस पॉइंट पर हम जाएंगे एपिसोड 2 में, ग्रीन रेवोल्यूशन का साइड इफेक्ट। एपिसोड 2 किसान तक की विशेष प्रस्तुति के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन का साइड इफेक्ट। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं पहले एपिसोड के वो 10 तथ्य। पहला, पराली दशकों से जलती आ रही है। दूसरा, दिल्ली की जुबान पर पराली शब्द 2016 के बाद से आया। तीसरा, दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 4% है। चौथा, दिल्ली में गाड़ियां, जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी है। पांचवा, हाई पॉल्यूशन दिल्ली की घर की खेती है। छठा, दिल्ली में 365 दिन प्रदूषण बना रहता है। सातवां, दिल्ली में पॉल्यूशन का उत्पादन कभी कम नहीं होता। आठवां, दिल्ली के पॉल्यूशन में पराली का योगदान 10 दिनों तक रहता है। नौवां, 1995 में कंबाइन मशीन आने से पराली की प्रॉब्लम शुरू हुई। 10वां, अब 25 साल बाद पराली काटने की मशीन आई है। इन 10 तथ्यों को याद करने के बाद एक बार फिर किसानों के खेत का रुख करते हैं, जहां पर कंबाइन मशीनों की छोड़ी पराली की वजह से किसानों को विलेन की तरह देखा जाने लगा। किसान के पास पराली से छुटकारा पाने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि वो या तो पुराने तरीके से खेत से पराली को काट ले और पशुओं के चारे के लिए रख ले। 2-3 दशक पहले तक सभी किसान यही तरीका अपनाते रहे हैं। दूसरा तरीका ये कि एक और मशीन का इस्तेमाल करें जो पहले मशीन के आधे बचे काम को पूरा करे, जिसे सुपर सीडर और हैप्पी सीडर मशीन कहा जाता है। ये मशीन गेहूं का बीज बोते बोते पराली को टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में ही मिला देती है और मिट्टी में मिलकर वो टुकड़े खाद बन जाते हैं। लेकिन पहले वाले काम में बहुत वक्त भी लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है और मजदूरी पर भी खर्च बढ़ जाता है, जबकि किसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वक्त। अगर वो पारंपरिक तौर पर धान की कटाई करके पराली को बाहर निकालता है तो इसमें बहुत टाइम जाता है और किसान के पास टाइम का ही अभाव है। और टाइम के इस अभाव पर आने से पहले पराली हटाने के दूसरे विकल्प पर बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका एक नई मशीन सुपर सीडर के इस्तेमाल का है, जिससे काम चुटकियों में हो जाता है, लेकिन किसान इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं क्योंकि इसमें खर्चा बहुत है। जबकि देश के 85% किसान छोटे हैं, किसान के पास पैसों का अभाव है। समय और पैसा, ये 2 अहम मुद्दे हैं। पहले सॉल्यूशन में खर्चा कम और समय ज्यादा लगता है, तो दूसरे में समय तो कम लेकिन पैसा खूब लगता है। ऐसे में किसान को एक ऐसा विकल्प चाहिए जिसमें खर्चा और समय दोनों ही कम लगें, जो पराली जलाने से ही
संभव है। हाल ही में तीसरा विकल्प भी आया है जिसे डीकंपोजर कहते हैं। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किसानों को डीकंपोजर से पराली को खेत में ही गला देने का विकल्प दिया। डीकंपोजर एक केमिकल सॉल्यूशन है जो खेत में छिड़कने के बाद पराली को खाद में परिवर्तित कर देता है। ये डीकंपोजर बेहद सस्ता है लेकिन समय खूब लेता है। इससे पराली को खाद में परिवर्तित होने में 1 महीने का समय लगता है। जैसा कि आपने देखा, सॉल्यूशन तो है लेकिन किसान के लिए किसी भी विकल्प को अपनाना अभी संभव नहीं। वो जो हमारा पराल है उसको कटाई करने के लिए जो भी मशीनें आती हैं, वो कोई भी मशीन 1.5 से लेकर 2.5 लाख के बीच में आती है। और 2.5 लाख रुपए एक जिम्मेदार के लिए, एक किसान के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे इंडिया में जो भी किसान है उसके पास जो ज़मीन है वो 2 एकड़ से लेकर 4 एकड़ 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है। और वो 5 एकड़ वाला किसान 2.5 लाख का मल्चर लेगा, 2.5 लाख का एमबी प्लो लेगा, 8 लाख का 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेगा। वो इतना बड़े इम्प्लीमेंट ले ही नहीं सकता। अगर वो इतने बड़े इम्प्लीमेंट लेगा ही नहीं तो वो पराली का कैसे सोल्यूशन करेगा। पैसे का अभाव समझ में आता है लेकिन समय का अभाव क्या होता है, अब ये भी समझ लीजिए। धान काटने, गेहूं बोने में कितने दिन मिलते हैं? अब आपको समझाते हैं कि किसानों के लिए अक्टूबर-नवंबर का समय क्यों आखिर इतना कीमती है। इसे समझने के लिए हमें क्रॉपिंग पैटर्न पर जाना होगा। 20 अक्टूबर तक धान की फसल कट जानी चाहिए और 15 नवंबर से पहले गेहूं की बुआई हो जानी चाहिए। यानी दोनों फसलों के बीच अधिकतम 25 दिन का ही समय मिलता है। इन 25 दिनों के अंदर किसान को फसल काटनी होती है, पराली हटानी होती है और दूसरी फसल की बुआई करनी होती है। लेकिन अक्सर ये टाइम कम भी हो जाता है। जैसे इस साल मानसून लेट होने से मध्य अक्टूबर तक धान की फसल तैयार नहीं हो सकी। पंजाब के कुछ इलाकों में 15 नवंबर तक भी गेहूं की बुआई नहीं हो सकी। ये गेहूं के पिछले सीजन में भी दिख चुका है। गेहूं की बुआई देर से होने और लू के अर्ली अराइवल से उपज में गिरावट आ गई। इससे किसानों का नुकसान तो हुआ ही, देश भर में गेहूं आटे का दाम भी बढ़ गया। जरा सोचिए, अगर एक बार क्रॉप पीरियड में बदलाव से शहरों में इतना हाहाकार मच गया तो ऐसा बार बार होगा तो क्या होगा? ये विंडो इतना छोटा क्यों है? आखिर धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच का ये विंडो हमेशा से ही इतना छोटा था? ऐसा नहीं था। एक समय में किसान के पास खरीफ और रबी के बीच भरपूर समय मिलता था। तो फिर अब क्या हुआ? आखिर समय का ये अकाल कहां पड़ गया? इसे समझने के लिए आज से 5 दशक पीछे लौटना होगा। साल 1965 में भारत सरकार ने देश के अन्न संकट को दूर करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जिसका जिम्मा बखूबी निभाया। 1967 से 1978 के बीच पैदावार पर जोर दिया गया और आज अन्न के मामले में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि एक्सपोर्ट से $50 बिलियन कमाने भी लगा है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले पंजाब और हरियाणा में 2 ही फसलों की खेती होती थी, खरीफ में धान की 1 फसल और रबी में गेहूं की फसल। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में इसे 3 क्रॉप कर दिया गया और खरीफ के सीजन में धान की 1 फसल की जगह 2 फसल कर दिया गया। अब किसान साल में 3 फसलें लेने लगा। इससे पंजाब हरियाणा के किसान अप्रैल के पहले हफ्ते में पहली फसल की बुआई करके जून में ही काट लेते थे। सरकारों ने चूंकि पंजाब और हरियाणा की खेती में खरीफ की 2 फसलों को शामिल कर दिया, इससे इन 2 राज्यों में खेती के पैटर्न के साथ कई बदलाव आए। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब और हरियाणा के किसान 1 रबी की और 2 खरीफ की यानी 3 क्रॉप लेने लगे। इससे पहले किसान कुछ महीनों के लिए अपने खेत को खाली छोड़ देते थे, वो भी बंद हो गया। इसके अलावा पहले की तरह अगस्त में खरीफ की दूसरी फसल काट लेने के बाद तैयारी के लिए जो 2 से ढाई महीने मिलते थे, वो 2 से ढाई महीने किसानों से छिन गए। साफ है, एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप पर जाने के बीच का समय घट गया। जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन हाइट पर था तब तक तो ये सब अच्छा था, लेकिन 20 से 25 साल बीत गए तो पता चला कि पंजाब और हरियाणा में धान की खेती शुरू होने से वाटर टेबल घटकर काफी नीचे चला गया, क्योंकि जिस चावल की खेती पंजाब और हरियाणा के लिए अनुकूल नहीं थी, उसे ग्रीन रेवोल्यूशन में सरकार के कहने पर किसानों ने शिखर तक पहुंचा दिया। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 60 के दशक में पंजाब में धान की कुल खेती क्षेत्र के करीब 5-7% हिस्से पर ही होती थी, लेकिन अब खरीफ सीजन में 80% एरिया में धान की ही खेती होती है। इसका असर पंजाब के ग्राउंड वाटर लेवल पर भी दिखा। CRRID की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब में चावल की खेती वाले क्षेत्रों में हर साल 25 से 30 सेंटीमीटर वाटर लेवल घटने लगा था। अब हरियाणा के 142 ब्लॉकों में से 85 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं।
जहां पर पानी 100 फीट से भी नीचे तक चला गया है, जबकि पंजाब के 138 ब्लॉक्स में से 109 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं, जहां जगहों पर वाटर लेवल 200 फीट से भी नीचे चला गया है। जाहिर है ग्रीन रेवोल्यूशन से अन्न के गोदाम तो भरने लगे, लेकिन ग्राउंड वाटर सूखने लगा। इसी विपत्ति से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 जारी किया और हरियाणा सरकार ने वाटर एक्ट 2009 जारी किया। इन दोनों ही कानूनों में किसानों को बाकायदा बता दिया गया कि हर साल 10 मई से पहले तक कोई भी किसान धान की बुआई नहीं करेगा। सरकार की ओर से हर साल धान बोने की डेट बताई जाएगी और दी गई तारीख से पहले बुआई नहीं की जा सकती। अब इस साल का ही उदाहरण लेते हैं। पंजाब ने 10 जून के बाद धान की बुआई की अनुमति दी और हरियाणा ने 15 जून के बाद। यहाँ पर यह याद रखना जरूरी है कि एक्ट आने से पहले बुआई अप्रैल में खत्म हो जाती थी, लेकिन इस साल 10 जून के बाद बुआई शुरू करने की इजाजत ही मिली। मतलब 2 महीने से ज्यादा का किसानों का टाइम छिन गया। और तो और इस साल बारिश भी 10 से 15 दिन देरी से छूटी। इसीलिए समझना जरूरी है कि दिवाली मनाने के लिए किसान पराली नहीं जला रहा होता है, यह किसान की मजबूरी है। बुआई लेट होती है तो नुकसान सिर्फ किसान का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है। धान की कमी न सिर्फ हमारी और आपकी जेब पर भारी पड़ती है, बल्कि ये देश की फूड सिक्योरिटी पर भी धावा बोलती है। और यह भी गौर करें कि इस मजबूरी के हालात के पैदा होने में किसानों की कोई गलती नहीं। अगर गेहूं की बुआई पराली की वजह से देरी में होती है, इसके परिणाम निकल के आएंगे कि नंबर 1 तो जो गेहूं की बुआई है वो तो लेट होगी। दूसरा कि जो लास्ट में जो इसका झाड़ आएगा वो उसके अंदर बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जो मौसम गर्म जल्दी हो जाता है तो दाने अच्छे से पक नहीं पाते और गेहूं की उपज में कमी आती है। ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत खरीफ की 2 फसल लेने का निर्णय सरकार और वैज्ञानिकों का था, ना कि किसानों का। इससे वाटर लेवल गायब होने लगा, ये भी किसानों की गलती नहीं थी। खरीफ की दूसरी फसल को मई महीने तक देर करने का निर्णय भी किसान का नहीं था। इससे खरीफ और रबी के बीच की अवधि और भी घट गई, ये भी किसान की गलती नहीं थी। 90 के दशक में फसल काटने का आधा अधूरा मशीनीकरण हुआ, जिससे पराली खेत में ही रह जाती थी, ये भी किसान की गलती नहीं है। अगर पराली हटाने के पूर्ण मशीनीकरण में 25 साल लग गए तो ये भी किसान की कोई गलती नहीं हो सकती। इस बीच अगर दिल्ली का प्रदूषण आसमान छूने लगा तो ये दिल्ली वालों को खुद का दिया हुआ तोहफा है, इसमें किसान का हाथ नहीं। सरकारें 25 साल तक सोती रहीं। 2016-17 तक पराली हटाने के लिए मशीनीकरण की ओर ध्यान ही नहीं दिया। 16 के बाद जब दिल्ली में हाहाकार मचने लगा, मशीनीकरण के बारे में सोचा जाने लगा। अगर समय रहते मशीनीकरण व्यापक रूप में पहले ही हो जाता तो अब ये होड़ नहीं लगती। यहाँ पर भी किसान बेकसूर है। देखिए, अब घर के सारे बदल डालूंगा, सिर्फ बल्ब के विज्ञापन में ही हो सकता है। लाखों किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीन पर मशीन चलानी हो तो वक्त तो लगता ही है। किसान यहाँ भी हेल्पलेस है। एक और बात, 80% किसान वित्तीय दृष्टि से मशीन का खर्च उठाने के लिए सक्षम तक नहीं है। जैसा कि आपने देखा, 60 वर्ष से किसान वो सब करता आया है जो सरकारें कहती आई हैं और अन्न के भंडार भरता रहा है, लेकिन अपनी जेब काट कर तो आपकी थाली नहीं भरेगा ना। अगले यानी तीसरे एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे हरियाणा और पंजाब में पराली की प्रॉब्लम कंट्रोल में आने लगी है, लेकिन क्यों आखिर दिल्ली में प्रॉब्लम बनी रहेगी। तीसरे एपिसोड का नाम है पॉल्यूशन, दिल्ली की अपनी खेती। अब तक हमने आपको खेती, पराली और किसान से जुड़े 10 फैक्ट से अवगत करवाया। ये भी बताया कि कैसे किसान दिवाली मनाने के लिए पराली नहीं जलाते, बल्कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट है। अब आपको बताते हैं कि कैसे हरियाणा और पंजाब में पराली की प्रॉब्लम कंट्रोल में आने लगी, बावजूद इसके दिल्ली में प्रॉब्लम क्यों बनी रहेगी। तो 100 बात की एक बात यह कि पराली दिल्ली के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। पराली दिल्ली की गंदी हवा को और भी गंदा बनाती है, लेकिन पूरे साल में ये 10 दिन का बिन बुलाया मेहमान है। साल के बाकी 355 दिन दिल्ली प्रदूषण के राक्षस को गोद में लिए घूमता रहता है और किसान को कोसता रहता है। हम ये नहीं कहते कि इस सैड स्टोरी का दी एंड है ही नहीं, लेकिन दिल्ली को प्रदूषण से राहत संभव है या नहीं, इस सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अगर पराली प्रॉब्लम की बात करें तो हाँ, लेकिन दिल्ली के पॉल्यूशन की बात करें तो ना। पहले बताते हैं कि पराली की समस्या कैसे काबू में आ रही है, फिर बताएंगे आपको
कि दिल्ली के प्रदूषण की सच्चाई क्या है, जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में इस साल सरकारों की मेहनत के नतीजे दिखने लगे हैं। खरीफ और रबी के चालू सीजन में हरियाणा में पिछले साल की तुलना में 44% कम पराली जली है, जबकि पंजाब में 30% की कमी आई है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? ये सफर के 4 साल के आंकड़े बताते हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन में पराली का योगदान 5 नवंबर 2019 को 42% था, 31 अक्टूबर 2020 को 44% था, 7 नवंबर 2021 को 48% था, लेकिन 3 साल से बढ़ रहा ये ग्राफ 3 नवंबर 2022 को घटकर 30% तक आ गया। अब इसे ग्राउंड के एक और आंकड़े से समझिए। 2022 में 15 नवंबर से पहले तक 3 दिन का प्रदूषण सीवियर यानी गंभीर श्रेणी में रहा, जो इससे महज 1 साल पहले 2021 में 12 दिन तक सीवियर कैटेगरी में बना रहा। यानी इस साल पराली के दिनों में खतरनाक दिनों की संख्या 1/4 ही रह गई। इस साल पहली बार पराली के दिनों में प्रदूषण में भारी गिरावट देखने को मिली, या यूं कहें कि दिल्ली पराली से कुछ कम ही त्रस्त थी। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पहली बार यहाँ किसानों को पराली हटाने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे, बल्कि किसान अब उसी पराली से पैसे कमा रहे हैं। जगह जगह पराली को एनर्जी में बदलने वाली यूनिट्स लगने लगी हैं। ये कारखाने किसान से 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पराली खरीदने लगे हैं, जो किसान खुशी खुशी बेच रहा है। सोनीपत के अटेरना के किसानों की जुबानी सुनिए। हमारा पराली का प्रबंधन इतना अच्छा है कि 2 बेलर हैं हमारे पास में, उनसे हम ये बेलें बनाते हैं, सामने रखी हुई हैं, आप देखिए इन्हें। मैं 15 किलो धान लगाता हूँ और पहले हम जो धान की पराली होती थी उसे जलाया करते थे। जब से हमें ये मशीन मिली है सब्सिडी पे, तो हम इसके ये गड्ढे बनाते हैं और कंपनी को बेच देते हैं 1500 रुपये किले के हिसाब से। बेबीकॉर्न प्रोसेसिंग यूनिट को पराली क्यों चाहिए, अब ये सुनिए यूनिट के मैनेजर अभिषेक चौहान की जुबानी। बहुत सारे किसान ऐसे भी है दिल्ली के जो आसपास के एरिया के हैं, वो अपनी पराली को जलाते नहीं, बल्कि उसे सोल्ड आउट कर देते हैं। हमें जैसे इंडस्ट्री यूज़ पे यूज़ करते हैं हम उसको, हमारे ईंधन के रूप में जैसे लकड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, उससे अच्छा हमारा जो है ये वेस्टेज निकलती है ना पराली, उसको हम किसान से परचेज कर लेते हैं। वे 1 एकड़ में जैसे किसान को अपना टाइम बचाने के लिए हमें बेच देती है, वे 1500 से 1000 रुपये पर एकड़ के हम ले लेते हैं, उसका हम इंडस्ट्री यूज़ पे यूज़ करते हैं। ये हमारा बॉयलर है जिससे हम मतलब उसको पराली को जला के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम अपना जो है इंडस्ट्री यूज़ में अपना काम करते हैं। लेकिन हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि डिकम्पोजर की क्षमता को और बढ़ाएं और धान की किस्में जो हैं उनकी अवधि को थोड़ा कम करें, ताकि किसान को पर्याप्त समय मिल सके, करीब 25 दिन का समय। अभी भी ऐसा नहीं है कि 30 लाख हेक्टेयर अगर धान लगता है पंजाब में तो सारा का सारा क्षेत्रफल जो है देर से पकने वाली किस्मों में है, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी 50% से ज़्यादा रकबा जो है वो पूसा की जो किस्म है, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 उसका क्षेत्रफल था। इसके बाद PR 126 जो गैर बासमती किस्म है उसके अंदर है, तो सारा धान लेट वाला नहीं है। जल्द पकने वाली बीज लाई जा रही है, सुपर सीडर के इस्तेमाल का प्रसार किया जा रहा है, और फिर पराली को ना जलाने पर कुछ जगहों पर दी जाने वाली इंसेंटिव, ये वो कदम है जो सही दिशा में जा रहे हैं। रही बात पराली को ईंधन में परिवर्तित करने की, तो छोटी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं। शुरुआती दौर है, इसीलिए वक्त लगेगा। अगले साल जब व्यापक रूप से किसान पराली बेचने लगेंगे, तो आशा है कि अगले साल से पराली की परेशानी भी कम होती दिखेगी। अंत में एक यक्ष प्रश्न फिर भी बना रहेगा। प्रश्न ये कि क्या पराली की परेशानी कम होने के बाद दिल्ली की हवा साफ सुथरी हो जाएगी? जी नहीं, तब दिल्ली वासियों का वास्तविकता से सामना होगा, जिस वास्तविकता से पिछले 5-6 साल से हम नजरें चुरा रहे हैं और किसान को कोस कोस के अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे थे। आने वाले कुछ वर्षों में शायद ये महसूस होगा कि पराली की परेशानी का दिल्ली ने कुछ ज्यादा ही हवा बना दिया। जब खेत से पॉल्यूशन फैलना कम हो जाएगा, तब शायद दिल्ली को समझ आने लगेगा कि पॉल्यूशन दिल्ली की घर की खेती है। दिल्ली का ये स्वयंभू संकट है जो दूसरों को कोसने से नहीं, खुद की गिरेबान में झांकने से ही सुलझेगा। तो आप देख रहे थे हमारी विशेष प्रस्तुति पराली का धुआं या दिल्ली का हुआ। किसान से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए किसान तक।